तहलका संवाद के इस मंच पे आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखिए, तहलका संवाद की कोशिश रहती है कि कुछ अपने अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जिनसे बातचीत में आपको समझ में आए कि कम उम्र में अपना एम्पायर बनाने की ख्वाहिश रखने के बाद उसे मुकम्मल कैसे किया जाए और कैसे अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की अलख रखना कुछ गलत नहीं है। ये दोनों ही इस सेशन में दोनों ही जो मेहमान हैं हमारे, इसी कॉन्ट्रास्ट को आपको एकदम कलर कर देंगे, आपको समझा देंगे कि युवाओं की सोच क्या है, वो क्या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस के साथ हम किस तरीके की एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। विजेंद्र जी, आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमने देखा है आजकल शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसा लगता है कि स्कूल में एडमिशन मम्मी पापा का एग्जाम है, पेरेंट्स का एग्जाम है। कम उम्र से ही बच्चों के ऊपर अंग्रेजी बोलने का जो प्रेशर है, जैसे ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर बच्चा बराबर नहीं है। कोई बहुत शर्मीला होता है, कोई बहुत बोल्ड होता है, किसी की आंखों में बचपन से सपना होता है कि कुछ अपना कंस्ट्रक्ट करना है, और कोई जो होता है शायर बनना चाहता है, पोएट बनना चाहता है। आप इस एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं जहां सारे बच्चे को एक ही क्लास में डाला जाता है, खासकर छोटे बच्चों को? देखिए, शुरुआत में जब छोटे बच्चों की बात हम करते हैं तो वहाँ आजकल तो प्ले ग्रुप एक शुरू हुआ है जो हमारे टाइम में होता ही नहीं था जी। ये नया कॉन्सेप्ट है प्ले ग्रुप का, हमारे नानी दादी और दादाजी। और मैं ये समझता हूँ कि ये शायद ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि अब एकल परिवार हो गए हैं, बाबा दादी ये होते नहीं है इस समय साथ में, क्योंकि या तो गांव के रहने वाले हैं, परिवार नौकरी करने गया है तो वहाँ पर बच्चे हैं, और जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो घर में काम करने में भी दिक्कत होती है। और बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ दोनों नौकरी करने जाते हैं तो वो बच्चे को या तो क्रैच में छोड़ते हैं और या प्ले ग्रुप जैसे स्कूल में जी। और प्ले ग्रुप में एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है जी। फायदा ये है कि वो 4, 6, 10 बच्चों के बीच में एक एडजस्टमेंट करना सीखता है, और घर में चूंकि वो अकेला रहता है तो वहाँ उद्दंडता भी हो जाती है कई बार, क्योंकि माता पिता उसको बहुत लाड प्यार आजकल देने लगे हैं। हमारे टाइम में लाड प्यार दूसरे तरह का था, आजकल लाड प्यार दूसरी तरह का है। तो सर, दिन भर में 24 घंटे में जब 2 घंटे बच्चे को देंगे तो कौन कानून पढ़ाएगा, कौन डांटेगा? उन्हें तो प्यार ही आएगा ना। हाँ, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि हमारे टाइम में जो लाड प्यार था उसमें दिन में जी 2-4 बटा रहता था ना, हाँ, सब लोग बढ़ता सब में बढ़ता था, लेकिन थोड़ी सी गलती के ऊपर वो जिस तरह की चटाई होती थी वो आजकल खत्म है। और वो न केवल परिवार में, मतलब स्कूलों में भी बहुत सी चीजें अब प्यार से ही समझाई जाती है। समय बदल रहा है तो समय के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत कुछ बदलाव है। पहले कुछ ही नौकरियां थी, आज वो इतना वाइड स्कोप हो गया है एजुकेशन का कि पेरेंट्स खुद कंफ्यूज हैं। बिल्कुल। देखिए, ये बिल्डिंग फेज है। बिल्डिंग फेज यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए जो सबसे बुनियादी ढांचा है बच्चों के लिए, वो स्कूल से शुरू होता है। और इसी तरीके से आजकल हम आप जहां रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसका भी बुनियादी ढांचा और उसका स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। खासकर आज के दौर में जैसे हमने वेनेजुएला की पिक्चर्स देखी और जैसे स्ट्रक्चर को ढहते देखा, किसी बहुत दूसरी दुनिया जिसे कहते हैं हम लोग, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन, या फिर हम उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जब ये पूरा डिमोलिशन देखा, जो भले नेचर का हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी सोचती हैं कि आप डिजाइनिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो जैसा हम लोग डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे, एंड यू सेड कि व्हेन एवर वी थिंक, कोई भी हम आर्किटेक्ट के बारे में, आर्किटेक्चर हम आउट ऑफ इंडिया आर्किटेक्चर सोचते हैं, तो व्हेन एवर वी सी अ बिल्डिंग, लाइक जैसे हम अगर इंडिया में ही बात करें तो अगर आप किसी को भी ताज की होटल की पिक्चर दिखाएंगे तो ही विल गेस कि दिस इज द ताज प्रॉपर्टी। अगर हम यही अपने यूपी में या कहीं भी हम जाते हैं और वी से कोई भी स्ट्रीट देखें हम या कोई भी बिल्डिंग देखें, तो हम उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे बाई लुकिंग एट दैट बिल्डिंग एट दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हम किस जगह पे हैं। सो जैसा हमने अभी डिज़ाइन के बारे में आपने बोला, तो एक मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ की, हर एक जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी अपनी एक फ़िलॉसफी होनी चाहिए।
वो सिर्फ एक बिल्डिंग के ब्लॉक्स पे नहीं बनना चाहिए, वो अपने आप को एक बिल्डिंग खुद में डिफाइन करनी चाहिए कि वो बिल्डिंग कहाँ पे है, किसके लिए है, उस बिल्डिंग का क्या ऑरा है, वो बिल्डिंग बनाई किसके लिए, उसका पर्पस क्या है। आप लखनऊ में जो हमारा सेंट्रल लखनऊ है, आप उसको देखेंगे, आप पिक्चर्स में देख के बता सकते हैं कि ये लखनऊ है। एग्जैक्टली आप 500 मीटर का एरिया छोड़ दीजिए, फिर आप देख के बताइए कि आप कहाँ पे हैं। नोबडी गोना गैस कि आप कहाँ पे हैं एग्जैक्टली। राइट। सो एक जो फीचर था हमारी, जैसे पुरानी हवेली ले लें, कोई भी हम पुराना आर्किटेक्चर ले लें, तो वहाँ पे एक फीचर था कि वो डिफाइन करता था वो क्यों बनाएगी, किसके लिए बनाएगी, उसका होल पर्पज क्या है। वो फीचर आज हम खो चुके हैं, और उसका खोने का जो मेन पर्पज है कि हमको हर एक चीज बहुत फास्ट चाहिए। और फास्ट क्यों चाहिए कि आज के टाइम में जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से हमारा प्रदेश बढ़ रहा है, वो हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि हम उस चीज को कर पाए, हम उस चीज को कवर अप कर पाए, जो हमें डिमांड चाहिए उस डिमांड को हम लोग कैटर कर पाए, वो हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। दैट्स इट। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जहां पे हमें लगता है कि अब चीजों को थोड़ा बदलने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, ये सारी चीजें डिमांड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करती हैं। इसीलिए हर एक बिल्डिंग बनाने से पहले उस बिल्डिंग के लिए क्या आइडिया होना चाहिए, आई थिंक कि कहाँ ये कमी रह जाती है, उसे आप पूरा कर लेते होंगे। डेफिनेटली, लाइक अभी एक बहुत बेसिक, जैसे मैं अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करूं, जैसे पाठक जी कह रहे थे यहाँ पे कि ये सारी जो चीजें होती हैं वो एक हम लोगों को मिलजुल के करनी पड़ेंगी। जैसे अभी जो फायर की दुर्घटना हुई, यहाँ हुई, दिल्ली में हुई, जब नक्शा हमने पास कराया था उस बिल्डिंग का बनाते टाइम पे, सारी चीजें उसमें एप्लीकेबल थी, विदाउट उसके नक्शा पास हो ही नहीं सकता है। राइट। गलती कहाँ पे हुई? जिसने घर बनवाया उसने उस चीज को फॉलो अप ही नहीं किया कि चलो Right. बना देते और हैं, ना ही कौन किसी ने सा है। क्रॉस चेक किया। एग्जैक्टली। उसके बाद कोई अथॉरिटी आई नहीं उसको चेक करने के लिए। इसका भुगताना, जो हर्जाना जो हुआ, जो नुकसान हुआ, जो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? आम जनमानस पे, जो वहां पे सिर्फ अपने काम के लिए गए, उसको फर्क भी नहीं पड़ता बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। सो ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी के लिए, या कोई भी एक छोटा किचन, वॉशरूम, इवन एक स्मॉलेस्ट थिंग घर में डिजाइन करने वाली होती है, हम उसको पहले ही डिफाइन कर ले, हम ये बना किसके लिए रहे हैं। अगर एक वॉशरूम हम एक बुजुर्ग आदमी 60 इयर्स के लिए बना रहे हैं, तो उस वॉशरूम का डिजाइन क्या होगा? अगर एक वॉशरूम के बच्चे के लिए बना रहे हैं, उसका डिजाइन क्या होगा? तो ये तो बहुत बड़ा एक, हम लोग जो बनाए जा रहे हैं कंक्रीट का जंगल, ये बहुत गलत वे में जा रहे हैं। इसके लिए पहले ही सारी चीजें, कानून में जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए सरकार ने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक पूरी एक पॉलिसी लागू कर दी कि भाई आप कोई भी काम करेंगे आपको इसके अकॉर्डिंग करना, लेकिन उसको लागू कौन कर रहा है? तो आई गेस इसके लिए हमें एक सरकार से भी, और प्लस एक हमें सिविक सेंस भी चाहिए कहीं ना कहीं, कि हम लोग जो बना रहे हैं उसको एग्जैक्टली हम जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, हम उसके अकॉर्डिंग बनाएं। हम सिर्फ पैसे के लिए ना भागे। आज आप किसी भी टियर 3 टियर 2 सिटी पकड़िए जिसमें हमारे बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक आई वोंट नेम आउट, बट एक बड़े ब्रांड्स हैं जो कि आज हर एक सिटी में पेनिट्रेट कर रहे हैं। आप उनकी बिल्डिंग को पकड़ लीजिए, कोई भी बिल्डिंग आप देखेंगे शायद उस पे फायर का एनओसी का सर्टिफिकेट बाहर लगा हो, उनके लास्ट स्प्रिंकल्स कब चेक हुए थे, एग्जैक्टली। कोई रिपोर्ट ही नहीं है। आप रुपए दीजिए, आपको एनओसी मिल जा रही है। दैट इज लाइक आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? एक जरा सी घटना आपका पूरा ब्रांड को तहस नहस कर सकती है। आपकी एक घटना आपको जेल के अंदर पहुंचा सकती है। देखिए गवर्नमेंट ने तो पहले सारी गाइडलाइंस कर दी है ना लॉन्च, आप क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल योगेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इस माइंडसेट के साथ कि लेगेसी है, इसे मैं मेरे बच्चे को फॉरवर्ड करूंगा, दे विल हैव अ बेटर बिजनेस। लेकिन आपने अपने ब्रांड की शुरुआत अगर खराब डिजाइन, खराब कंस्ट्रक्शन से करी, यकीन मानिए आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बदनामी देंगे, लेगेसी नहीं। डेफिनेटली आप देखते होंगे अच्छे खासे प्रोजेक्ट आज के टाइम पे जिन पे डेमोलिशन ड्राइव कर रही है सरकार, वो खत्म हो रहे हैं। अच्छे खासे बने हुए ब्रांड्स खत्म हो जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ब्रजेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि उनसे ये जानना बनता है, क्योंकि अब जो हमने इंसिडेंट्स देखा, जब ये फायर वाला, कोचिंग वाला जो कहा गया, उससे मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करी। घर पे हम हर एक चीज अपने बच्चे के लिए बेबी प्रूफिंग करते हैं। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो हम उसके किनारे शार्प एजेस पे कुछ ना कुछ लगाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करके हर एक कोना सिक्योर करते हैं कि बच्चा गिरे तो चोट ना लगे। लेकिन बच्चा कहाँ जा रहा है? 5 से 8 घंटे बिता रहा है। डे केयर हो गया, स्कूल हो गया, वहां की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वहां पे किस तरीके के माहौल में, माहौल ही नहीं, कितनी सेफ्टी के साथ हमारा बच्चा जाके वापस आ रहा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। कईयों के बच्चे वापस नहीं आए उस इंसिडेंस के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने स्कूल की बिल्डिंग्स को कितना बदलते देखा है सर? क्योंकि आपने एक दौर बिताया है। देखिए पहले जमाने में, राज के जमाने में बहुत फर्क हो गया है।
एक टाइम जब स्कूल, मैं 1963 की बात कर रहा हूँ, जब ये हमारे फादर ने स्कूल खोले थे 1963। उस आप समय शुरू कोई- करें, मैं इसलिए बीच में एक बार टोकूंगी क्योंकि कितने लोग हैं यहाँ जिन्हें लगता है कि हमारे बाप दादा के टाइम की या उनके भी पुरखों के टाइम की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आज से बेहतर थी। वो आप क्वालिटी बुरा मान सकते हैं। नो नो नो, आई एम नॉट श्योर। नहीं, इवन मैं देखिए, जब भी समय क्लाइंट के के साथ- पास जाता हूँ, सर इंटरप्ट करूंगा, मैं जब भी हमारे क्लाइंट्स को विजिट करता हूँ, आई स्ट्रांगली सेज टू देम कि आप अपने पिताजी का घर बनाया हुआ देख लीजिए, उसमें सिंगल क्रैक नहीं मिलेगा। आपने जो 2000 के बाद में कंस्ट्रक्शन किया उसमें क्रैक्स मिलेंगे। ओनली द रीजन, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा था उसके ऊपर प्रेशर इतना डाल दिया कि आपने नहीं इसको खत्म करो, आपने उसको एक लमसम अमाउंट दिया कि भाई आप ये 1 लाख रुपए पकड़ो, आप इसको खत्म करो। पहले कंस्ट्रक्शन ऐसे होता ही नहीं था। मेरा बचपन मेरे ननिहाल में बीता, हमारे स्कूल्स हैं वहाँ ननिहाल में, हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन देखा कैसे होता था। लेबर मिस्त्री सुबह आते थे, उनको सुबह का नाश्ता वहाँ मिलता था, घर पर काम करते तो दोपहर का लंच वहाँ पूड़ियाँ मिलती थी, शाम को उनको रास्ता बांध के भेजा जाता था। आप काम कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं था, आपका काम अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में क्या है, हमें मतलब नहीं आप काम कैसा कर रहे हो, हमको हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग काम चाहिए। साम दाम दंड भेद। लेकिन सर Exactly. आप 63 की बात कर रहे थे जब हाँ। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो 63 में पहली चीज तो ये कॉलम और बीम नहीं थे। कॉलम और बिम नहीं थे, मतलब समझाइए ये बेसिकली क्या होता क्या है? होता है आज के टाइम में, आरसीसी नहीं था, आरबी स्लैब पड़ती थी, आरबी की। ओके। तो ये आप नहीं समझेंगे क्योंकि 1963 समझेंगे। में आप साथ नहीं होंगे। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। नहीं। बेसिकली क्या है, ये जो अभी हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर। हाँ, ये इसको हम frame लोग structure इसलिए है। कर रहे हैं सो दैट कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी तेजी लाई जाए, और जो हम डिजाइन अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमको बड़े स्पान्स, लाइक आप यहाँ देखेंगे 40-50 फीट का स्पान है, हम ये इस तरीके का हम मॉडर्न स्ट्रक्चर इक्विप कर पाए। पहले का जो स्ट्रक्चर था, जैसे सर ने बताया कि पहले आरसीसी की वर्किंग नहीं थी, तो वो जो हमारे उस टाइम पे मिस्त्री काम करते थे, जो हमारी लेबर काम करती थी, वो उनका पुश्तैनी काम था। उन्होंने अपने दादाओं से सीखा, उन्होंने अपने बाप से सीखा, उन्होंने खुद से सीखा, अपने बच्चों को सिखाया। तभी उन्हें राजमिस्त्री कहते थे। राजमिस्त्री Exactly. नहीं, एक चीज और बहुत हाँ, सर से फर्क था समझते हैं, पहले हाँ। वाले चीज में, राज की चीज में। पहले तो छत भी एक लकड़ी की धन्नी डाली जाती थी, उसके ऊपर ईंटा रखी जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी होती थी, और ये अभी भी गांव में चल रही है। धन्नी, लकड़ी, मिट्टी। हाँ, ठीक है। धन्नी होती है 4 बाई 4 इंच की, वो डिपेंड करता है कि कितने, और कोई उनका कैलकुलेशन नहीं होता था उन मिस्त्रियों के पास। वो इतने इंच, इतने मोटी, नजरों से इतनी- पारखी नाप लेते थे वो। वो सब होता था। नींव का कोई कैलकुलेशन नहीं होता था। आजकल तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, वो बताते हैं कि आपको कितनी गहराई पर वो ले जाना है। तो मेरा कहना यह है कि उस समय की, ये सामने आपने दिखा रखी है, उस समय की इमारतें आज चल रही हैं, और आज के बनाए हुए बहुत सी चीजें फेल हो जाती। वो मजबूती, वो अटैचमेंट, वो आज मकान के बनाते समय नहीं होता है बनाने वाले और का। स्कूल्स को बनाते वक्त कैसे देखते वही हैं? चीज आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो स्कूल को बनाते वक्त देखिए, कोई भी आज स्कूल ऐसा नहीं बनता है जिसमें एक्सपर्ट की राय न ली गई हो, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर ना हो, एग्जैक्टली। जिसमें अच्छा कॉन्ट्रैक्टर न लिया गया हो। लेकिन होता क्या है कि जो बनवा रहा है स्कूल, वो वहाँ मसाला नहीं देख सकता कि वो 3-4 का है, कि 1-2-3 का है, 1-2-4 का है। वहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी किसी भी स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर सकती, पहली चीज ये है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई बिल्डिंग ऐसी गिरी होगी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से। कोई नहीं गिरती बिल्डिंग, नॉर्मली नहीं गिरती। आप पुराने लखनऊ में चले जाइए तो वो 4-4, 5-5 मंजिल की एक 4-4 इंच की दीवार पे खड़ी हुई है। और मैंने पूछा तो बताते हैं 100 साल का। हम क्या डर नहीं लगता गिर जाएगी तो? नहीं, वो उनको नहीं डर लगता, क्योंकि वो तो एक दूसरे के सहारे खड़ी हुई हैं, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे के सहारे खड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम जो दुर्घटना की आती है, वो दुर्घटना की प्रॉब्लम बिल्डिंग गिरने की आपको शायद यूपी में तो कोई ऐसी आई नहीं होगी। मुंबई में गिरती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बारिश, वहाँ हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, और उसकी वजह से वो कमज़ोर होती चली जाती है। बहुत पुरानी, 150-150 साल पुरानी। लेकिन अभी इस बीच कुछ स्कूलों की छत गिरने का, अभी छुट्टी का टाइम था तो एक वीडियो आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखिए, तो स्कूल- मेंटेनेंस मेन चीज़ है। अब इस समय बारिश का सीजन शुरू हुआ है, कितने स्कूलों के ऊपर किसने भेजा होगा कि जाकर के छत को देख लो कि छत का पानी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, कितने लोग भेजते होंगे। उसी तरह से जैसे अभी ये फायर का इंसिडेंट हुआ, ये बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ, ये बच सकता था। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग जब जाते हैं तो एक ही चीज़ देखते हैं। आप इस होटल में आई हैं, आप वहाँ से इधर आई,
आपको जाने का रास्ता एक बार ढूंढना पड़ेगा। आपने क्या निकलने के बाद, आने के बाद यहाँ देखा कि मुझे अगर कुछ यहाँ हादसा हो जाए तो किधर से भागना? विजेंद्र सर का कहना यह है कि जब स्कूल जाएं तो ये मत देखें कि कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी देखें, खूब अच्छे से देखें, Safety। लेकिन हर एक स्कूल में माता पिता की यहां से आज से जिम्मेदारी और जहन में ये फिट करने वाली बात होगी, क्योंकि सर अपने अनुभव से कह रहे हैं। देखिए कि आपके बच्चे के स्कूल में कितने एग्जिट हैं। एनओसी तो वो दिखा देंगे कागज पे, लेकिन आप खुद भी महसूस करिए कि सुंदरता और सेफ्टी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्कूल में वॉल क्लैडिंग की क्या जरूरत है, वुडन पैनलिंग की क्या जरूरत है? क्यों देखना? आपको वो सुंदरता देखनी है कि आपको पढ़ाई की सुंदरता देखनी है? सर धड़ल्ले से इतना टफ कंपटीशन है, इतने स्कूल है, हमारा स्कूल आपके स्कूल से बेहतर है, ये दिखाएंगे कैसे, ये बताइए आप। नहीं तो ये तो पेरेंट्स को सोचना है ना, उनको वहां पर सुंदर माहौल देना है कि सुंदर पढ़ाई चाहिए। ये चीज क्यों नहीं देखते? मैं भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल में आजकल पेरेंट्स आते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि मेरा बच्चा किस क्लास में बैठेगा वो देखनी है, किस फर्नीचर पे बैठेगा वो देखनी है। उसके बाद कहते हैं कि टॉयलेट भी दिखाइए और कहाँ पानी पिएगा, एसी है कि नहीं है। और एडमिशन अगर हो गया तो ये कभी नहीं पूछते कि आपका टीचर कौन सा है, उससे बात करा दीजिए जो मेरे बच्चे को पढ़ाए। ये डिफरेंस। पहले जब बच्चे को जमा कराने जाया जाता था, जब पहले स्कूल में बच्चे को जमा कराने जाते थे, जमा ही कराते थे पहले। हाँ, पहले मास्टर जमा। जी ये लीजिए, बस्ता दिया और ये आप ही का बेटा है। यही तो होता था। बिल्कुल। और अगर वो पापा पापा पीछे तो 2 थप्पड़ हमारे, और मास्टर को कह देते थे देख लेना भाई, जमीन पे बैठा के पढ़ाए। मैं जमीन पे बैठ के पढ़ाऊं, मैं जमीन पर बैठ करके पढ़ा हूं। गांव में, मुजफ्फरनगर जिले में एक छोटा सा गांव है वैली, लेकिन मास्टर पढ़ाते थे, हाथ में छड़ी होती थी, वो छड़ी भी हम ही ला के देते थे तालाब के किनारे वाले पेड़ की। क्या बात है, ये तो तालियां बनती है। अगर किसने भी वो दौर देखा है, हमने नहीं देखा है, आई फील लाइक, लेकिन ये सच है, हमने सुना है, हमारे पेरेंट्स ने ये दौर और देखा है। उस समय मुर्गा बना करके, गलती पर मुर्गा बना करके कमर पे छाप अब दी वीडियो जाती बना थी। दे रहे हैं। अब तो वीडियो तो डांटने पर वीडियो बन रहा है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ अपने यहाँ। एक बच्चे को डांट दिया गया, वो उसका फादर किसी अस्पताल में ड्राइवर था, एफआईआर दर्ज हो गई कि उसके कान का पर्दा फाड़ दिया। टीचर को पुलिस पकड़ के ले गई सुबह ही, उसको लॉकअप में बंद कर दिया, टीचर को लॉकअप में बंद कर दिया। मुझे रात में 12-1 बजे जा करके, उसको सर्दी का दिन था, 12-1 बजे जा करके रिक्वेस्ट करके छुड़ाना पड़ा। और 1 साल वो टीचर किस मानसिक स्थिति में रहा होगा, आप सोच। नहीं, हम नहीं अंदाजा लगा सकते। तो लेकिन ये चीजें, अब वो टीचर क्या किसी बच्चे को थोड़ा सा भी ये समझा सकता? टीचर क्या होता है? टीचर पेरेंट्स तो नहीं होता, लेकिन वो पेरेंट्स से बढ़ कर के होता है। वो माता पिता तो नहीं होता, लेकिन वो उस बच्चे को भविष्य का निर्माता होता है। और ये चीज हम लोगों को सोचना चाहिए। हम बच्चे को क्या देना चाहते हैं, कितना प्रोटेक्शन कर देंगे हम बच्चे को? एक दिन तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा ना बेटा अकेला चला जा। जिस दिन आप उसको अकेले छोड़ेंगे, वो बड़ा होगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी इस भीड़ में जाने की। आपने कभी स्टेशन पर देखा होगा, आप ट्रेन की इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है या बहुत गरीब है, और वो बच्चे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में, और हम अपने बच्चों को पकड़े खड़े रहते हैं, कहीं इधर न चले जाना ट्रेन आ जाएगी, इधर न चले जाना ट्रेन आ जाएगी। होता है ना ये। वो बच्चे कॉन्फिडेंट कैसे हो गए इतने? उस भीड़ में कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? हम कमजोर बना रहे हैं अपने बच्चों को, और इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो कल को दुनिया में कहीं भी किसी परिस्थिति में लड़ने से पहले 10 बार डर जाएंगे। और जो बच्चे आगे निकल गए, गांव के बच्चे क्यों आगे निकल जाते हैं? क्योंकि उनको मौका मिलता है कि खेत में भेज दिया, उनको सांप भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सांप दिख जाए, स्कूल में सांप दिख जाए, 15 दिन छुट्टी रहेगी, हो सकता है आधे बच्चे नाम कटा लें, इसके स्कूल में तो सांप रहते हैं। भाई सांप कहाँ जाएंगे? आएंगे तो ही ना कहीं कहीं। बिच्छू कहाँ जाएंगे? आएंगे तो ही ना कभी। लेकिन समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है स्कूलों में, एजुकेशन सिस्टम में। टेक्नोलॉजी फायदे की भी है और नुकसान की भी। आप आग की बात करते हैं, किसने सोचा था जिस समय 2 पत्थर के रगड़ने से एक चिंगारी हुई, आग लगी, किसने सोचा था कि ये फायदे की होगी कि नुकसान की? लेकिन किसी भी घर में आज उसके बिना काम नहीं चलता, और वो सबसे खतरनाक चीज है। हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, घर में जाके एलपीजी का सिलेंडर खोलेंगी, आग जलाएंगी,
उनको पता ही नहीं कि सिलेंडर में अगर लीक हो जाए तो आपका बिहेवियर कैसे होगा। पीएनजी गैस लगा रहे हैं तो पीएनजी का बिहेवियर कैसे होगा। और मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि मैं टेक्निकली एक्सपर्ट हूं इस चीज का, इसका फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट आप खुद हैं। टेक्निकली एक्सपर्ट हूं, टेक्निकली। वाह, एक जगह तो है जहां पे हमारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज आपके घर में, आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं अपनी रसोई में और ऊपर लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन, और एलपीजी बहती है, लीक करती है तो वो पानी की तरह से बहती है, वो कैसे निकलेगी उस एग्जॉस्ट फैन से? कैसे निकलेगी? और जरा सी लीक हो जाए, जरा सी, वो सिलेंडर से निकलने के बाद 1700 गुनी होती है। बिल्कुल सर, और ये तो मुझे पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री वाली क्लास याद आ गई, एथिल मर कैप्टन सल्फर वाली स्मेल, जिससे हम पता लगाते थे कि कैसे लीक होती है नेचुरल गैस में। यस सर, मरकैप्टान, एथिल मर कैप्टन, एथिल होती है और उसमें मरकैप्टान मिलाया जाता है। हाँ, वो मिलाया जाता है उसमें, वो सिर्फ सुगंध के लिए लेकिन मिलाया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल सर, हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज करते हैं, हर साल 2-4 गैजेट्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर। अब हम ये, लेकिन अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं जुड़ी है सर। अगर हम अपने बच्चों के स्कूल में ये छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करें तमाम चीजों के बीच में, लेकिन आपने जो बात कही ना वो मुझे लगी कि भाई अपने बच्चे को हम घर पे रख के सबसे सुरक्षित रख सकते थे, सबसे ज्यादा हम पढ़े लिखे हम उनको पढ़ा सकते थे, लेकिन हम फिर भी उन्हें भेजते एक्सपर्ट के पास है ताकि उन्हें तराशा जाए। घर को बनाने में भी ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। हमें लगता है कि हम इतना अच्छा नक्शा डिजाइन कर सकते हैं, हम कोई आर्किटेक्ट क्यों हायर करें? जैसे बच्चे को घर पे हम पढ़ा सकते हैं लेकिन स्कूल भेजेंगे, लेकिन जब किसी को आप घर बनवाते देखेंगे कहेंगे फलाने से नक्शा बनवाओ, उनका घर बहुत सुंदर है, और उनसे पूछो कैसे कैसे हुआ था। लोग आर्किटेक्ट कम हायर करना चाहते हैं और खुद का दिमाग ज्यादा लगाते हैं। एग्जैक्टली ये इशू है। बेसिकली क्या होता है ना कि हम एक बहुत बेसिक फिनोमिना, आई गेस ये इंडिया की प्रॉब्लम है, लाइक यहाँ के इन जनरल, आई हैव बीन आउट ऑफ इंडिया फॉर सो लॉन्ग, यहाँ पे ना हर एक इंसान ज्ञानी बहुत है। लाइक आप किसी से भी, इफ आई एम अ सिविल इंजीनियर, आप मेरे से शायद मेडिकल के बारे में पूछे तो मैं झिझकूंगा नहीं, मैं बता दूंगा कि हाँ ये टैबलेट ले लो, यू विल बी फाइन। तो ये सबसे बड़ा इशू है अपने यहाँ का कि लाइक हर एक कोई हर फील्ड का एक्सपर्ट है। अब जैसे आपने कहा कि आर्किटेक्ट को क्यों हायर करें, तो इन जनरल इवन हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, वो पहले से ही अपनी लिस्ट लिख के आते हैं कि साहब ये हमारा प्लॉट साइज है या ये हम कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और हमको ये चीजें चाहिए। जब आपको पता है आपको क्या चाहिए, देन व्हाई यू आर हायरिंग मी। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि साहब हमारे घर में ये फैमिली है, इतने लोग हैं, हमारा ये ऑक्यूपेशन है, हमारी ये रूटीन है, अब आप हमें सजेस्ट करें हमारे बजट में हमारे लिए क्या बेस्ट है ना। सिनेरियो ऐसे होता है। अब जैसे सर ने अभी कहा था कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले हर एक कोई आर्किटेक्ट को हायर करता है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को हायर करता है, अच्छा ठेकेदार लगाता, अच्छा मिस्त्री लगाया। सर ने एक पॉइंट आउट किया था कि कोई नहीं चेक करता कि मसाला क्या बन रहा है, कोई नहीं चेक करता वहाँ की क्वालिटी क्या है। तो एक बहुत बेसिक चीज होती है सुपरविजन, वो हर एक फील्ड में होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे स्कूल हो, एनीथिंग। एक आपको सुपरविजन मॉडल एवरीवेयर आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट ये में मॉडल क्या है अगर आप समझाएं? सुपरविजन, पीएमसी बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेशन, ये डिफरेंट फील्ड में होना चाहिए। जैसे अगर हम जनरल एग्जांपल, अगर हम आपके कंपनी की बात करें, आप कैसे करते हैं? यस हमारी कंपनी की अगर बात करें, सपोज आपका एक कोई कमर्शियल या फिर एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बीइंग एन सुपरवाइजन कंसल्टेंट हमारा काम रहेगा कि एक साइट इंजीनियर जाएगा, डे टू डे वो एक्टिविटी को नोट करेगा, जो आपकी ड्राइंग्स में है वो एक्चुअल वहाँ पे फॉलो किया गया या नहीं किया गया, आपको डेली शाम को रिपोर्ट देगा कि सर इस काम को ऐसे करना था, ये काम ऐसे हुआ ही नहीं, हम इसको डिमोलिश करेंगे, हम इसमें इम्प्रोवाइज करेंगे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप उसको सही नहीं कर सकते, यू हैव टू डिमोलिश इट। आपको वो खत्म करके आपको रीबिल्ड करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, आप उसमें कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, कॉन्ट्रैक्टर से गलती हो गई, ही विल नेवर गोना टेल यू कि सर ये गलती हो गई, वो छुपा देगा उसको, और वो गलती आपको पता चलेगी जब आप बिल्डिंग में चले जाएंगे, आपको 2 से 3 साल बाद। तो सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना लोग सोचते हैं कि एक कोई पैसे दें, ये दो हायरिंग क्यों? यही इशू है कि क्लाइंट ये कहता है कि भाई हम तो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। देखिए कॉन्ट्रैक्टर कोई एआई तो है नहीं, कोई मशीन तो है नहीं, वो भी एक ह्यूमन है, ह्यूमन एरर आना ही आना है। तो जब अगर मैं ही, आपने मेरे को ही
एक कहावत होती है ना कि आपने चोर को ही कोतवाल बना दिया तो क्या करेगा, आपने कॉन्ट्रैक्टर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको ही सही बनाना है, तो उससे अगर गलती हो गई तो वो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो उस गलती को सही करेगा। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन, जैसा हमने उन्होंने कहा था, कंपटीशन इतना है कि उसको रेट कम करके वो काम लेना है। जब वो काम करेगा, गलती हो गई तो वो गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हाइड करके वो आगे बढ़ेगा, प्रोजेक्ट खत्म हो। तो वो सारी इश्यूज आने ही हैं। बेसिकली आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, चाहे घर हो चाहे कॉमर्शियल हो, बेसिक जो उसका फंडामेंटल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सबसे पहले तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट को हायर करें जो कि आपकी नीड्स को समझ के आपके अकॉर्डिंग एक प्लान बना पाए। देन फिर आप एक सुपरवाइजर, एक कंसल्टेंट को हायर करें जो कि आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ आपकी ये ड्राइंग है, आपके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्टर आपके प्रोजेक्ट के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्टर हर एक प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं होता है। देन आप उसके सुपरविजन में उस कंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट कराएं, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये होती है एक बेस्ट प्रैक्टिस एक घर बनाने के, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए। अब जैसे जिस हिसाब से हमारा यूपी पड़ रहा है, हम कोई गांव पकड़े या कुछ भी आप पकड़ लीजिए, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। आज गांव में सड़क बन जाती है, बाद में पाइपलाइन का काम होता है, बाद में हमारी गैस का लाइन होता है। ये क्यों होता है? हमारे पास इतना बजट है, ये जस्ट लैक ऑफ सुपरविजन। कोई वहाँ पे ऐसी बॉडी ही नहीं है जो कि ये निर्धारित करे कि यहाँ पे काम होना क्या है एक्चुअली। आपने उनको काम दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर आया, अपना काम करके चला गया, बाद में दूसरी बॉडी आती है, नहीं साहब हमें तो ये काम करना था। तो एक यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कि हर एक काम की एक देनदारी एक रखे। देखिए आप योगेंद्र, आपसे भी हमने बहुत कुछ समझा, और सर आपसे तो हमने बहुत सारी जानकारी ले ली, जहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने पेरेंटल स्कूल से लगाए आज के मॉडर्न स्कूल की जर्नी मैंने आपके साथ कवर कर ली। नहीं, एक टीचर का सब्जेक्ट पूरा होता ही नहीं है कभी जिंदगी भर। तो आप जिंदगी भर भी सीखना चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। एग्जैक्टली सर, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं तो हर दिन सीखती हूँ, और ये अच्छी किस्मत है कि मुझे एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिला। मैं जरूर बता दूं कि हम लोग आजकल एक गुलाम है अपने हाथ के मोबाइल के। इसके बारे में एक रिपोर्ट अभी छपी है, आप रोज देखते होंगे, इसके आंखों से कानों में माइंड में फर्क पड़ रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट अभी रिसर्च हुई है कि आप मोबाइल जो देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं तो आपकी गर्दन पर लगभग 27 किलो का वजन पड़ता है। इस चीज़ को सोच लीजिए कि कुछ समय के बाद ऐसा ना हो कि 50-60 की उम्र में जब आप लोग पहुँचें तो गर्दन ऐसे झूल रही हो और आप कुछ ना कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़। बहुत धन्यवाद सर आपका, जहां पर हमने अब आने वाले वक्त में स्कूल्स की चुनौती क्या है और हमें क्या सोच करके अपने बच्चों को किसी सही स्कूल में भेजना है ज़रूर सीखा है, और किस बिल्डिंग में कितना इन्वेस्ट करना है उसकी प्लानिंग कितनी हो सकती है, हमने ये बात समझ ली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।